तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जनरल कॉमन पेन कौन कौन से होते हैं, जॉइंट पेन कौन से, स्पाइन कंडीशंस कौन कौन सी होती है फीमेल ओरिएंटेड, कुछ पेल्विक फ्लोर वीकनेस उसकी वजह से होने वाले कुछ प्रॉब्लम्स, स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी और ओल्ड एज में। और आखिरी में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से अगर हम स्ट्रेस रहा तो वो हमारी बॉडी को और ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है, और हाउ टू फाइंड इट और हाउ टू टेक केयर और टेक केयर ऑफ इट। सर पीपीटी को फुल स्क्रीन करेंगे प्लीज। जी। थोड़ा सा मेरे इसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आ रहा है उसको। ठीक है, हम कंटिन्यू तो करते हैं। ठीक है अभी। जी। जी सर ठीक है। हाँ। सो जैसे अभी तारुफ में भी आया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, वला तख्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। ऐ लोगों, अपने आप को कत्ल मत करो, बेशक अल्लाह ताला बहुत ही रहम दिल है। एंड डू नॉट किल योर सेल्फ, इंडीड अल्लाह इज टू यू एवर मर्सीफुल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि आप हमेशा इलाज किया कीजिए, ओ सर्वेंट ऑफ अल्लाह, सीक ट्रीटमेंट फॉर अल्लाह हैज नॉट क्रिएटेड अ डिसीज एक्सेप्ट दैट ही हैज क्रिएटेड इट क्योर। यानी अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है, और कुछ रिवायतों में आता है कि सिवाय मौत के। तो हमने इलाज भी करना चाहिए। और आपको असल में देखिए, सीरत से हमको तो कई वाक़यात मिलते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उम्मुल मोमिनीन के, किस उम्महातुल मोमिनीन के किस तरह से ताल्लुक रहे हैं। और ये तो बहुत मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा मदनी दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ रनिंग का मुकाबला किया था। और चूंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त यंग थी और दुबली भी थी, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मुकाबला एक साल के बाद और किया, और उस मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जीत गए। और उन्होंने कहा कि दिस इज फॉर डैट, कि ये उस लास्ट टाइम का बदला है। तो अब यहाँ पर भी हमारे ठहरने का, एक सोचने का मकाम है कि हमारे अज़दवाजी ताल्लुकात शोहरों के साथ ऐसे हैं क्या, कि हम कभी दौड़ लगाते हैं साथ में या कभी वॉक करते हैं। तो ये ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वसल्लम उस वक्त 50 प्लस रहे थे, मतलब हिजरत ही आप वसल्लम ने 53 की एज में किया। तो ये वाक्य उसके बाद का ही है। तो उस उम्र में भी आप वसल्लम इतने फिट थे कि एक नौजवान खातून को ने पहले आपको हराया और अगले साल आपने उनको हराया। तो ये फिटनेस का एक बहुत अच्छा सबक हमको मिलता है। और आप देखिए, आप वसल्लम ने हमेशा फिजिकल हेल्थ पे भी काफी जोर दिया है। बल्कि तीन ऐसे हुनर हैं जो आप वसल्लम ने कहा कि हर मुसलमान को आने चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो घुड़सवारी, तीर अंदाजी और स्विमिंग, है ना, तैरना, तैराकी, घुड़सवारी और तीरंदाजी, ये इस तरह के तीन हुनर है जो उस वक्त हर एक को आना आप वसल्लम ने वाजिब किया था। बल्कि इस तरह के मुकाबले भी आप वसल्लम किया करते थे, जहाँ पे जो तालाब थे उसमें स्विमिंग के मुकाबले होते थे, आप वसल्लम खुद उसमें स्विमिंग भी किया करते थे। तो हेल्थ को तो इस्लाम ने हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है। आ, इस तरह के कई वाकयात हम सीरत से बता सकते हैं, लेकिन आज उसका वक्त नहीं है। और देखिए, अल्लाह ताला ने असल में गर्ल जो बच्ची रहती है उसको ज्यादा मजबूत रखा है कंपेयर टू लड़कों के। कि जो पहले 5 साल, जो अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे तो लड़कों के मौत के चांसेस ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू लड़कियों के। लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये चीज बदलती जाती है। उसके कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे जो प्रॉब्लम है असल में हमारे लाइफस्टाइल में है, फिजिकल एक्टिविटीज में है, हमारे खाने के तरीके में है। हम स्पेशली प्रेगनेंसी और उसके बाद के वक्त में हम अपने आप को कैसा लेते हैं उसके अंदर है। और एक बड़ा प्रॉब्लम खातिन में ये भी होता है कि पेन जब शुरू होता है तो वो बताते नहीं है, वो बेयर करने लगते हैं उसको। और फिर जब धीरे धीरे वो बहुत बर्दाश्त होने के बाहर होने लगता है, तब वो बताते हैं कि हाँ मुझे पेन हो रहा है। और उसके बाद शौहर अपना वक्त और लेता है या घर के गार्जियंस और वक्त लेते हैं डॉक्टर के पास जाने में, और फिर उसमें सही डॉक्टर मिलने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ कुछ दिनों में थोड़े से एक्सरसाइज से और इस चीज़ से हल हो सकती थी, उसको हमें
काफी ज्यादा वक्त चले जाता है। और मेरे पास तो काफी मर्तबा उस पोजीशन में आते हैं, मैंने अच्छे एजुकेटेड लेडीज जो वेल अवेयर्ड हैं, वो इस तरह से अपने नी जॉइंट लेके आते हैं कि उनको डायरेक्ट नी रिप्लेसमेंट के लिए भेजना पड़ता है। तो इतना ज्यादा कभी कभी हम अपने प्रॉब्लम्स को बेयर कर लेते हैं, हम खुद अपनी बॉडी को नहीं समझते कि वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमेशा अपने आप में देखते रहिए कि डिस्कम्फर्ट जो है वही आगे चल के डिसीज में कन्वर्ट होता है। तो हमेशा डिस्कम्फर्ट कहाँ हो रहा है, किस मूवमेंट में, उठने बैठने में, चलने में, खाने में, नींद में, सोने में, एसिडिटी, ये बहुत सारी बॉडी हमको हिंट देते रहती है। तो वो हमने देखना चाहिए। तो आज हम जो कॉमनली चीज देखेंगे, जैसे कॉमन जॉइंट पेन कौन से हैं, जैसे नी जॉइंट है, शोल्डर है। अ, ज्यादातर चार ही प्रॉब्लम्स कॉमन रहते हैं: घुटनों का दर्द, खांधों में पेन, उसके बाद गर्दन में दुखना, कमर में दुखना, या कभी कभी वो साइटिका भी हम उसको बोल लेते हैं। एक हिडन प्रॉब्लम भी रहता है जो अक्सर फीमेल्स नहीं बताती है, बल्कि उसको कॉमन लेके जाते हैं, कि अर्जेंसी इन यूरिन और यूरिन इनकंटिनेंस। ये काफी, स्पेशली पोस्ट सीजरियन, ये काफी कॉमन रहता है और हम इसको नॉर्मल समझ के चले जाते हैं। और लास्ट में रहता है कि उसको भी हम एक लाइफस्टाइल का पार्ट समझ लेते हैं, वो एक तरह स्लीप डिस्टर्बेंसेस, कि कम सोना या कच्ची नींद में सोना, या कभी कभी आधी आधी रात जागने में गुजर जाती है और हमको पता नहीं चलता। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं, इसके ऊपर हम ब्रीफली देख रुक रुक के देखेंगे, और इंशाल्लाह उसके छोटे मोटे सॉल्यूशंस भी मैं बताऊंगा। सो हमेशा ये याद रखिए कि बॉडी इज नॉट अ सिंगल, इज नॉट अ पार्ट के अलग अलग जॉइंट है और उनको जोड़ दिया गया है, बल्कि बॉडी इज अ सिंगल यूनिट। और अगर किसी एक यूनिट में खराबी हो तो वो पूरे जिस्म को अफेक्ट करता है। उसी तरह अगर माइंड भी फिट नहीं है, माइंड अगर हमारा डिस्टर्ब है, तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द फंक्शन ऑफ बॉडी। वो भी बॉडी के हमारे काम को अफेक्ट करेगा। और रिवर्स ये भी है कि बीमार जिस्म हमेशा बीमार माइंड को लेके जाता है, और बीमार माइंड बीमार जिस्म को पैदा करता है। अगर मैं बहुत फास्ट हो तो आप रोकिए मुझे, या कोई क्वेश्चन रहा तो भी आप पूछिए। कुछ गलती रही तो आप बता सकते हैं बीच में। सो देखिए, एक नी जॉइंट पेन अब ये बहुत कॉमन होने लग गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो मैं इमेज आपके सामने रखा हूँ, असल में ये तो ओल्ड एज में होता है, आफ्टर 55-60। लेकिन नी जॉइंट पेन एक ऐसा है कि 35-40 की उम्र से भी ये शुरू होने लगा है। और सारे नी जॉइंट पेन जॉइंट की वजह से नहीं होते हैं। स्टार्टिंग के जो पेन होते हैं, जैसा आपको स्टेप्स चढ़ने उतरने में पेन होगा, या नीचे बैठ के खड़े रहने में पेन होगा, बाकी नॉर्मल वॉकिंग में इसमें कहीं पेन नहीं होता। तो ये जो स्टेप्स चढ़ने उतरने में पेन होता है, ये मोस्टली मसल की वजह से पेन होता है। नी जॉइंट के सामने एक कैप रहती है, वो घसने लगती है, या मसल टाइट होते हैं, उस वजह से पेन होता है। ये शुरुआत ऐसी होती है। लेकिन ये टोटली रिवर्सिबल है, अगर आप उसको सही वक्त में नोटिस एड्रेस करेंगे तो ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, और हम इसको पूरी तरह से क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन यही पेन अगर अननोटिस रहा तो डाउन द लाइन 5-7 साल के बाद धीरे धीरे ये होता है कि थोड़ा स्टीप चढ़ने में उतरने में, फिर बाद में नॉर्मल में भी थोड़ा 10-15 मिनट चलने के बाद पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। और नी पेन और बैक पेन बहुत कॉमनली अफेक्टेड है। अगर घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया तो नीचे बैठना उठना तो हो ही जाता है, लेकिन ज्यादा देर खड़े रहना, चलने में भी दर्द होता है। और फिर चलते वक्त हम लिम्प करते हैं, जो डक वॉक जिसको कहा जाता है, और डक वॉक की वजह से ये होता है कि बैक पे भी उसका लोड आता है, और धीरे धीरे कमर के मनके भी घसने लगते हैं। और ये सब चीजें फिर एक ट्रायंगल बना देती है लो बैक पेन। और जो पहले एक घुटने में दर्द होता है, उस पे उसको हम कम इस्तेमाल करते हैं, दूसरे पैर पे ज्यादा वजन देते हैं, तो कुछ दिनों बाद दूसरा घुटना भी खराब हो जाता है। और ये दोनों घुटने जब खराब होते हैं, अगर फिर भी हमने इसको मैनेज किया, बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो मैसेंजर है, जैसे पेन इज अ मैसेंजर, पेन आपको सिर्फ बताता है कि अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। पेन इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत पेन किलर खा लेंगे, या कभी गर्म पानी से सेक लेंगे, और ऐसा करके हम पेन को मैनेज कर लेते हैं, पेन को खत्म कर देते हैं, की कोशिश करते हैं, जो खत्म होता नहीं है। बट पेन का कम होना इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। लेकिन नी पेन की वजह से ही बहुत सारी मरतबा बैक पेन होता है, और उसी की वजह से साइटिका होता है। और जो एक 10 मिनट की एक्सरसाइज से खत्म हो सकता था सिलसिला, वो पूरा 3 सर्जरी पे जाता है। कई पेशेंट्स के हमने 3 सर्जरी किए हैं, दोनों नी रिप्लेसमेंट और बैक में भी स्पाइन सर्जरी भी लग जाती है।
तो ये नी पेन इतना इजी है कि 35, 35, 40 में ही शुरू होता है आजकल, और वो बहुत इजीली क्योरेबल हो जाता है। थोड़ा 10 मिनट की आप एक्सरसाइजेस करेंगे, मैं आगे वो भी बताऊंगा कि एक्सरसाइज की प्रिंसिपल्स क्या है, तो भी आप ये इसको कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं विथ प्रॉपर डाइट। उसी तरह साइटिका भी देखिए, साइटिका एक कॉमन वर्ड है, समझने के लिए भी हमको समझ में आता है। जैसा आप देखेंगे कि ये जो दो हमारे मन स्पाइन रहते हैं, मन के रहते हैं, उसके बीच में गादी रहती है, कुशनिंग रहती है, ताकि मूवमेंट्स वहाँ पे अच्छे से हो, और दोनों दोनों हड्डियां घिसे ना। आपको ये ऊपर की इमेज में दिख रहा होगा कि ये असल में एक तरह का डैम रहता है, और अंदर जो सफेद दिख रहा है ये पानी है, 78% ये वाटर रहता है। तो जब कभी भी ये इसको इस तरह से बॉडी अंदर इनक्लोज किया जाता है, तो ये पूरा पाउच मिलके डिस्क बनती है, जो एक सस्पेंशन के जैसा काम करते हैं। और ये जो येलो दिख रहा है हमको, ये राइट और लेफ्ट साइड में, ये एक राइट पैर और ये लेफ्ट पैर की नसें हैं। अगर कोई स्ट्रेस आता है तो ये पाउच टूट जाता है और वो नस पे दबाव आने लगता है, और फिर पेशेंट को कमर से लेके पीछे की तरफ पूरा एडियो तक के दर्द होता है। अब ये भी ऐसा नहीं है कि हर पेन साइटिका का रहता है, अक्सर हम उसको गलत भी ले लेते हैं। साइटिका दो तरह के होते हैं। एक तो अगर स्पाइन में सही में गैप आ गया है, जिसको हम कहते हैं डिस्क बाहर आ गई, हर्निएटेड डिस्क या डिस्क बल्ज, तो उसमें होता यह है कि जब आप चल रहे हैं तो पेन बढ़ते जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद इतना पेन होता है कि हमको लगता है कि हमने बैठ जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद वो पेन कम होता है, फिर आप थोड़ा और वॉक कर सकते हैं। ये ट्रू साइटिका है। लेकिन अक्सर ये होता है कि पेन लेटने में, लेटे में है या बैठने में है, लेकिन जब आप चलने लगते हैं तो धीरे धीरे वो पेन कम होता है। तो ये पेन असल में मसल का पेन है। दोनों केस में नर्व पे ही दबाव आता है, इसलिए पेन वैसा ही महसूस होता है। और दोनों केस में पेन ज्यादा देर खड़े रहने में बढ़ता भी है। तो ये भी 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम हम एक्सरसाइजेस से और फिजियोथेरेपी से इसको क्योर कर सकते हैं। और अगर हम बेसिक बैक के कुछ एक्सरसाइज करें तो इसको हम हमेशा बचा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में असल में नीचे बैठना और नीचे बैठ के खड़े रहने में काम बहुत है। तो ये दोनों के इसमें घुटने और कमर पे ज्यादा लोड आता है, और उसकी वजह से ही ये पेन भी आजकल बहुत कॉमन होने लगा है। तो साइटिका दो तरह के हैं, एक सूडो साइटिका और एक रेडिकुलर पेन। एक और कॉमन जो पेन होता है फीमेल में, कि रात में शोल्डर में पेन होना। दिन में तो ठीक रहता, इतना दर्द नहीं होता, बट रात में करवट बदलने में हाथ हजरा सा हल गया तो बहुत शदीद दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है, पेन किलर भी अक्सर वक्त में काम नहीं करते। तो ये पेन असल में मोस्ट ऑफ द टाइम इसका कोई रीजन नहीं रहता है। ये ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट में होता है, लेकिन हर डायबिटिक को ये पेन होता नहीं है। इसका कोई इडियो पे कॉज नहीं है, बट इसमें होता ही है कि शोल्डर को जो प्रोटेक्टिव एक कवरिंग है, कैप्सूल जिसको हम कहते हैं, ये व्हाइट इसमें दिखाया गया है। तो ये कैप्सूल में बहुत ज्यादा सूजन और इन्फ्लेमेशन आ जाती है। उसकी वजह से जितना वो फ्रीज रहेगा, नहीं रुका हुआ रहेगा शोल्डर, तो वो और ज्यादा टाइट होता है और पेन होने लगता है। फिर आप थोड़ा कुछ दिन गुजरने के बाद दिन में भी जैसे आप हाथ मूव करेंगे तो दर्द होने लगता है। फिर बालों पे हाथ फेरना या पीठ की तरफ हाथ लेके जाना, उसमें ये दर्द और बढ़ते जाता है। और ये पेन भी अपने आप नहीं जाता, धीरे धीरे 1 साल का इसका साइकिल रहता है। स्टेज 1 और 2 में पेन बहुत रहता है, स्टेज 3 में पेन कम हो जाता है, लेकिन जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी चले जाती है। ये पूरी तरह से हम एक्सरसाइजेस से उसको क्योर कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली वुमन हेल्थ के लिए, मैं अगली मर्तबा इंशाल्लाह किसी फीमेल थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करके इसको और डिटेल में हम लेक्चर लेंगे। लेकिन वुमन हेल्थ का असल जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो पेल्विक फ्लोर है। पेल्विक मसल, पेल्विक जो हमको यहाँ दिखा रहा है, ये पीछे कमर के मनके हैं से लेके ये आगे हमारे पेट के पास जो हमारी हड्डी दिखती है, उसको ये कनेक्ट करने वाले एक डायफ्राम या एक आप रिंग स्लिंग समझ सकते हैं इसको। ट्रैम्पोलिन जो रहता है ना, उस तरह का इसका फंक्शन रहता है। और ये मसल के ऊपर ही आप के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं। यूटेरस यहीं रहता है, ब्लैडर यहीं रहता है, रेक्टम भी यहीं रहता है, इसके ऊपर ही वो रहते हैं। और अगर ये स्लिंग लूज हो गई तो क्या होगा, ये तीनों के फंक्शंस खराब हो जाएंगे। तो ब्लैडर का भी फंक्शन खराब हो जाएगा, यूटेरस का भी फंक्शन खराब हो जाएगा, और दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम भी ये खराब हो जाएंगे। तो ये पेल्विक फ्लोर, अभी आप देख नेट पे भी देखेंगे, गूगल करेंगे तो काफी एक्सरसाइजेस और इस पे अवेयरनेस अभी क्रिएट हो रहा है।
और इसका फिर इसके जो कॉमन कंप्लेंट्स रहती हैं, यानी एक तो बैक पेन होता ही है, सबसे ज्यादा होता है कि बार बार यूरिन का आना। और हमको ये नॉर्मल लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लीकेज भी होता है, कुछ यंग लेडीज में भी एक देखा गया है। और ये मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद होता है, या फिर वंस यू एज 45 50 प्लस हो जाते हैं, तभी भी अगर पेल्विक फ्लोर हमारा बहुत वीक हो गया तो भी ये सब प्रॉब्लम होते हैं। और ये पूरे टोटली रिवर्सिबल है, ऐसा कोई ये नहीं है कि पेल्विक फ्लोर का आप थोड़ा स्ट्रांग कर लेंगे तो आपका बैक पेन भी मैनेज हो जाएगा, आपके यूरिन का इश्यू अगर कुछ रहा, स्ट्रेस इनकंटिनेंस रहा तो भी होता है। और बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रॉब्लम है वो भी पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग करने से अच्छे हो सकते हैं। और बहुत मुख्तसर और आसान एक्सरसाइजेज हैं, इसके लिए बहुत सी मशीन्स भी आ गई है जो ट्रेन करती हैं। खास इसके क्लिनिक भी अभी शुरू होने लगे हैं। ये बहुत ही निग्लेक्टेड मसल है या सिस्टम है पूरा, डायफ्राम, पेल्विक एंड अब्डोमिनल डायफ्राम। ये मेल्स में भी ये होता है, अगर ओबीज हैं, ओवरवेट है बहुत ज्यादा, तो मेल्स में भी ये प्रॉब्लम होता है। बट अभी भी कॉल्ड फीमेल में ये एक कॉमन इशू है। सो ये कुछ फिजिकल चीजें थी। इसके बाद हम थोड़ा माइंड की तरफ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं कि इसमें कॉमन रीजंस क्या क्या हैं। आप देखिए, कॉमन जो है एक हमारा होता है डाइट, एक्सरसाइजेस, सनलाइट को एक्सपोजर और स्लीप। ये चार चीजें अगर हम इम्प्रोवाइज कर लिए तो ये सारे प्रॉब्लम्स पे हम बच सकते हैं और हमेशा फिट भी रह सकते हैं। तो हम इसको प्रिवेंट, जैसा मैं कहा कि एक्सरसाइजेस, अभी एक्सरसाइज के कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ उसूल हैं, आप वो फॉलो करते रहे तो आपको, मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि आप ये एक्सरसाइज करो और ये एक्सरसाइज मत न करो। तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक एक्सरसाइज के बताता हूँ कि हमेशा पहले आप देखिए कि टाइट जो भी चीजें हैं, मसल्स है या फेशिया है, तो पहले उसको रिलीज करना। जो हम हल्का सा मसाज करते हैं या कोई क्रीम लगाकर, गर्म पानी से सेक कर। तो कभी भी अगर मसल्स टाइट हैं, आप अगर कहीं पर भी हाथ लगाए और वो दर्द हो रहा है, जैसा मैंने गर्दन में यहाँ हाथ लगाया और यहाँ आपके पेन महसूस हो रहा है या टाइटनेस लग रहा है, तो आपको समझिए कि टाइट है। हाँ, उसी तरह नी में, घुटने के पीछे आपको ट्रिगर पॉइंट्स मिलेंगे, काफ मसल में आप दबाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ दर्द है। तो ये टाइट मसल्स हैं। तो कभी भी टाइट अगर मसल्स हैं तो एक्सरसाइजेस से पेन बढ़ सकता है, पेन कम नहीं होगा। तो इसीलिए पहले टाइट मसल्स को रिलीज करना या फेशिया को रिलीज करना, इसके बहुत सारे तरीके, जैसे मैं आपको बताया, मसाज करना है, ऑयल लगाना है, गर्म पानी से सेकिए, एक एमएफआर टेक्निक्स रहती हैं, बहुत सारे उसके बैंड्स आते हैं, रोल्स आते हैं, टेनिस बॉल से कर सकते हैं, फेशियल रोल्स आते हैं। तो इससे हम वो रिलीजेस कर सकते हैं जो ये टाइट मसल्स को फ्री करेंगे, तो आपका एक्चुअली 50 60% से ज्यादा पेन तो इसी से कम हो जाएगा। जब आपने मसल्स को रिलीज किया है तो फिर हम उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो बेसिक एक्सरसाइजेस रहते हैं, मैं बाद में वक्त रहा तो कुछ वीडियोस भी प्ले करूंगा। जैसा अगर घुटनों में दर्द है तो एड़ियों पे खड़े रहना, जो हिल रेजेस कहते हैं हम, हिल रेस, मिनी स्क्वाट्स ना, थोड़ा सा झुकना और बैठना, कंप्लीट स्क्वाट के बजाय मिनी स्क्वाट्स करना, एक पैर पे खड़े रहना, एक पैर पे आंख बंद करके खड़े रहना। ये सब चीजें जो है लोअर लिम्ब को स्ट्रेंथन करते हैं। तो इससे भी आपको नी पेन में होगा। और बेसिक थोड़ा बहुत वेट उठा लिए, 1 किलो 2 किलो का पैरों पे बांध के, हाथ में खड़े रह के, 3 किलो तक भी वेट सफिशिएंट हो जाता है। तो ये दो एक्सरसाइजेस हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए हो गए, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों आ जाता है इसमें। और कुछ एक्सरसाइजेस हार्ट और लंग्स के लिए हमेशा करना चाहिए, जैसा वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। तो अगर आप 40 50 तक में हैं तो कोशिश कीजिए फास्ट वॉक या जॉग करने की। और उसके बाद वॉकिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग का भी एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कम से कम 40 मिनट अगर आप करते हैं, और वॉक करने में आपको अगर थोड़ा ब्रेथलेस फील हो रहा है तो ही आपकी वॉकिंग इफेक्टिव है। अदरवाइज धीरे धीरे 20 25 30 मिनट वॉक से कुछ नहीं होता। जो हमारा हार्ट का एरोबिक सिस्टम है वो एक्टिवेट ही 25 30 मिनट के बाद होता है। और हमारे रिजर्व जो रहते हैं एनर्जी के, फैट हो गया, दूसरी चीजें होगी, उसका यूटिलाइजेशन ही 30 मिनट्स के बाद शुरू होता है। तो अगर आप 30 मिनट से कम एक्सरसाइज वॉकिंग कर रहे हैं तो उसका कोई खास असर आपको नहीं होगा, और धीरे वॉक से भी कुछ नहीं होगा।
जितना फास्ट आप वॉक कर सकते हैं उतना फास्ट वॉक करना चाहिए, लेकिन उसके पहले प्रॉपर रिलीजेस जरूर करना। आखिरी में कुछ बैलेंस ट्रेनिंग, जैसे मैं आपको बताया, आंख बंद करके खड़े रहना, एक पैर पे आंख बंद करके खड़े रहना, आंख बंद करके थोड़ा सा एक लाइन खींच के उस लाइन पे चलने की कोशिश करना, या फिर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ऐसा स्पोर्ट जिसमें इंजरी के चांसेस कम है। बैडमिंटन एक उसमें से है, टेबल टेनिस है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज जिसमें रनिंग है, स्विमिंग है। तो ये रिक्रिएशनल कोई एक्टिविटीज आप करते रहे तो इसमें क्या होता है कि जॉइंट्स में हमारे जो सेंसर्स रहते हैं, तो वो हमेशा हमारे को एजाइल रखते हैं, फिट रखते हैं, और किसी भी किस्म के गिरने के रिस्क से बचाते हैं। विद टाइम ये होता है कि हमारे जॉइंट सेंसर्स, मसल स्पिंडल, जॉइंट सेंसर ये स्लो होने लगते हैं, तो गिरने के चांसेस भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ये करते रहेंगे तो इसमें गिरने के चांसेस कम होते जाते हैं और जॉइंट हेल्थ भी अच्छा रहता है। एक चीज को हमेशा याद रखने का आपने, लेकिन जब भी पेन है, कोई एक्सरसाइज की वजह से पेन हो रहा है या आप एक्सट्रीम पेन में है, तो उस वक्त एक्सरसाइज मत कीजिए, बल्कि वो पेन को थोड़ा मैनेज करके फिर आप एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन जैसा सिर्फ अच्छी एक्सरसाइज से ही कुछ नहीं होता, अच्छी एक्सरसाइज के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे चाहिए बॉडी में। तो स्पेशली हमारे खाने में ना प्रोटीन, कैल्शियम और B12 इसकी डेफिशिएंसी रहती है। बाकी के बहुत सारे कार्ब्स और फैट्स तो बहुत रहता है, लेकिन प्रोटीन भी, बहुत से लोग बोलेंगे हम तो नॉनवेज खाते हैं, लेकिन नॉनवेज से भी प्रोटीन सफिशिएंट नहीं होता है। प्रोटीन का हमेशा एक फार्मूला रहता है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, तो हमारे वेट का जो आइडियल वेट है, किसी के अगर 5.7 फीट हाइट है, जैसा मेरे 5'7" हाइट है, तो आइडियल वेट 60-65 kg है। तो उसका 50% यानी 30 ग्राम, 30 ग्राम्स उतना प्रोटीन खाने में होना चाहिए। अभी एक अंडे में 6 से 7 ग्राम रहता है। तो उस तरह से देखा जाए तो 5 अंडे आप खाएंगे तो जब आपको 30 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, या उसके इक्विवेलेंट आपको दूसरी चीजें खानी चाहिए। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जिस्म, हमारा मेजर हिस्सा जो है स्किन और मसल्स हैं, और स्किन मसल्स दोनों भी प्रोटीन से ही बनते हैं। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और नर्व्स के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। B12 ज्यादा चीज, कैल्शियम तो आपको दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, मटकी और ये दूसरी चीजों में मिल जाएगा, लेकिन B12 बहुत कम रहता है। B12 या तो कलेजे में रहता, या अंडे के योगर्ट जो येलो पार्ट है उसमें रहेगा थोड़ा बहुत। ले तो अदरवाइज B12 सप्लीमेंट है ना, 50 के बाद तो सभी ने लेना। स्पेशली जो डायबिटीज है उन्होंने तो हर हालत में लेना चाहिए। B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपने फील किया होगा किसी किसी को कि उंगलियों में, पैरों में मुंगे आते रहती है, या हेवी लगता है, थोड़ा सुन लगता है, तो ये मेजर टाइम B12 डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। और ये बहुत वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो इसका कोई एक्सेसिव डोज होने के चांसेस नहीं है। एक्सेसिव डोज हुआ तो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। लेकिन हमारे खाने में ये तीन चीजें जरूरी है। हेल्दी डाइट के लिए खाने में प्रोटीन जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है, B12। बाद में अगर कोई ओवरवेट है तो वो वेट मैनेजमेंट भी करे, और बीच बीच में मैग्नीशियम सप्लीमेंट जरूर ले। अगर कोई, स्पेशली अगर किसी का BP हाई रहता है या मसल बहुत स्टिफ फील होते हैं, तो मैग्नीशियम भी एक सॉल्ट है एक किस्म का, और वो वाटर सोल्यूबल रहता है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या ऐसे बहुत से मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी आते हैं, जो मसल्स को रिलीज रखने में हेल्प करते हैं। आपके इनफैक्ट जो पाल्पिटेशन, हार्ट रेट वगैरह बढ़ता है, उसको भी मैग्नीशियम कम करता है। बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से भी हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो ये मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी हमने उसमें लेना चाहिए। एक बड़ा हमारा जो विटामिन D का सोर्स है वो नेचुरल सनलाइट है। और हम चूंकि बहुत ज्यादा पर्दे में रहते हैं, तो मोस्टली हमको सनलाइट का भी एक इशू रहता है। तो आप देखिए जहाँ पे भी हो सके, थोड़ा लेट मॉर्निंग में सनलाइट में अपने हिस्से को, तो कुछ चेहरे को, हाथ, जहाँ पे भी आपको ये पर्दे का इजाजत मिले, तो आप वहाँ पे सनलाइट जरूर लें। क्योंकि कैल्शियम आप कितना भी खा लेंगे, अगर विटामिन D नहीं रहा तो कैल्शियम यूटिलाइज नहीं होता है, एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तो कैल्शियम एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन D जरूरी है। और विटामिन D फूड से नहीं मिलता, विटामिन D का वाहिद सोर्स सनलाइट है। और शायद मुझे इसलिए ये भी लगता है, आप इस पे गौर कर सकते हैं, सूर्य निशा में जो आया है कि वो औरतें जो अपनी शादी से और दुनियावी इससे अ, निकल गई हैं आगे, तो वो अपने चेहरे, अपनी चादर को उतार के भी रख सकती हैं। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ ये आयत
मेंशन करने की ये जरूरत। चार्जर चार्ज करेगा ना। हाँ। अच्छा। म्यूट। तो तो जरूरत शायद इस वजह से, किस वजह से पता नहीं, लेकिन ये है कि अगर आपको इजाजत है तो आप जरूर सर विटामिन D3 को लीजिए। हमेशा रेगुलर एक्सरसाइजेस भी करें, और हमारे बैठने का, उठने का, चलने के टाइम पे पोस्चर, सोने का, हम कैसा सोते हैं, किस गादी पे सोते हैं, नीचे सोते हैं, तकिया लेना नहीं लेना, ये सब चीजें भी बहुत मायने करती है। तो ये सब चीजें भी, पोस्चर करेक्शन, ये सब चीजों से हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जिसपे थोड़ा सा मैं ज्यादा और वक्त लूंगा, वो रहता है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, अल्लाह ताला ने भी कई जगह पे इसको एड्रेस भी किया है। जैसा अभी हम देखिए, अल्लाह बिजिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, के अल्लाह बेशक, रिमेंबर ऑफ अल्लाह, कि श्योरली इन द रिमेम्बर्स ऑफ अल्लाह डू हार्ट फाइंड द पीस, के हमारे दिलों को, कुलूब, हमारे कुलूब को इत्मीनान नसीब होता है अल्लाह के जिक्र से। और ये असल में ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अगर किसी में ओवर थिंकिंग, हम और इसमें आएंगे हम आगे, अगर ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग जो है वो अक्सर निगेटिव रहता है। और अगर किसी में ये ज्यादा है, उसके साइन सिम्टम्स में बताता आपको। लेकिन ये क्या होता है कि मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। जितने भी कंडीशन हमने देखे ना, तो समझिए 30% तो जेन्युइन प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन अगर हमको ओवर थिंकिंग हो गया उसके ऊपर, कि नी पेन हुआ या साइटिका होता, मेरे को ऑपरेशन ही लगेगा, और उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा सोचने लग गए, तो ये 30% पेन को 90% लेके जाएंगे। तो मल्टीप्लायर रहता है स्ट्रेस हमेशा। तो ये हमेशा हमको देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने भी इससे बचने की हिदायत की है। बचने के लिए हमारे में क्या, मायूसी कुफ्र है, और कितने सारे आपको कोट्स और हदीस मिल जाएंगे इसके अंदर। जैसा अल्लाह यहाँ पर, एक मैं सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में लिखा था, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते हैं कि हमारे जिस्म का में एक लोथड़ा है। अगर वो साउंड है, मतलब अच्छा है, साफ है, तो पूरा बॉडी उससे अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो खराब हो गया, करप्ट हो गया, तो होल बॉडी इज करप्टेड। और ये हार्ट है। तो इमोशनल हेल्थ जो है वो हमारी इम्यूनिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, हमारा पेन परसेप्शन को अफेक्ट करता है, हमारे हार्ट बीट्स को अफेक्ट करता है, और हमारी हीलिंग पावर को अफेक्ट करता है। तो ये चीजें जो हैं, तो और जैसे अगर आपका ये डिस्टर्ब हो गया, तो आपका इम्यून पावर डिस्टर्ब हो गया, आपके नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, आपके हीलिंग डिस्टर्ब हो गया, हीलिंग डिस्टर्ब होगा, तो आपका जाहिर सी बात है, आपके पेन भी जो है वो जल्दी अच्छा नहीं होगा, और वो पेन जो एक्यूट था वो धीरे धीरे क्रॉनिक में कन्वर्ट होते जाएगा। तो क्रॉनिक पेन में वो कन्वर्ट होने लगता है। सो आपसे सर ने एक जगह दुआ भी की है कि अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन यू फ्रॉम एंजाइटी एंड ग्रीफ। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। तो अगर आप वसल्लम ने एंजाइटी और ग्रीफ से पनाह मांगी है, तो हमने बाजार उसको जरूर मांगना चाहिए। इसलिए हमारे पास इतने सारे इज़कार अल्लाह के रसूल ने सिखा के गए हैं। कुरान में भी और इसमें भी कितने सारे इज़कार है। अल्लाह बिजिक्रिल्लाह तत्मल कुलूब है। फिर बहुत सारे, ये आज वो मुझे कहना नहीं है, लेकिन बहुत सारे इस्कार जो है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है, अगर हम उसको सही तरीके से करें तो। और ये ओवरऑल ये भी होता है कि कॉर्टिसोल लेवल भी कम होता है, मसल भी रिलीज होते हैं, हार्ट बीट स्लो होती है, रेस्पिरेटरी रेट, हमारा सांस लेने की रफ्तार भी कम होती है। और धीरे धीरे वो नींद में भी जितना हमें इत्मीनान और सुकून आएगा, उतनी जल्दी नींद भी आएंगी। तो इस पर हमको खुद गौर खास करना चाहिए। और असल में इसमें अब जैसे एक साइकोलॉजिस्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझाता है, लेकिन हम जो अटक जाते हैं, व्हाट इफ के लूप में अटक जाते हैं, ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, और वो ही ख्याल हमको बार बार आते रहता है। तो सेम चीज, ज्यादा थिंकिंग हमें एंजाइटी लेके जाती है। एंजाइटी मतलब घबराहट होती है, घबराहट से हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और उसका दूसरा इफेक्ट होता है कि पेन भी हमारा जल्दी अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा ओवर थिंकिंग जो है वो क्यों क्यों में अटक जाता है, जबकि अगर आपको हील होना है तो हमको देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो
अब इसको इसके सिम्टम्स क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है? तो अगर ये चार साइंस आपके अंदर है, किसी में है, तो समझ लेना कि उनमें ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, घबराहट, असल ओवर थिंकिंग रहता है। बाकी जितने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, सब यहीं से आते हैं। तो अगर नींद कम आ रही है, बहुत ज्यादा बार बार एसिडिटी होते रहती है, भूख नहीं लग रही है, डाइट कम हो गया है, भूख भी कम लगने लग गई है, और नाइट में पेन होता है, दिन में तो इतना नहीं होता बट रात में पेन होने लगता है, और या फिर कई जगह पे पेन होता है, कभी गर्दन में हो रहा है, कभी पेट में हो रहा है, कभी घुटने में हो रहा है, कभी अलग अलग जगह पे पेन हो रहा है। तो ये जो पेन रहता है, तो ये भी एक साइन है ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के। और देखिए, इससे आप बाहर तभी निकल पाएंगे जब हम ये एक्नॉलेज करेंगे कि यस आई डू हैव दिस प्रॉब्लम। तो एक्नॉलेजमेंट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे यानी आजकल स्पेशली पता नहीं पुणे पुणे सिटी में या मेरी प्रैक्टिस में तो मुझे हर दूसरे पेशेंट में ना एक स्ट्रेस फैक्टर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, जो वो पेन को मल्टीप्लाई करता है। और फिर क्या होता है इसमें, अगर आपकी स्लीप बराबर नहीं हो रही है तो आपकी हीलिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, आपकी एसिडिटी हो रही है, या खाना बराबर नहीं खाया जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, तो जो भी आप खा रहे हैं तो उससे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, और ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा है। ब्रेन एक्चुअल हीलिंग तो ब्रेन से शुरू होती है। बल्कि बहुत से जो आजकल ये हिप्नोसिस हो गया, या इनफैक्ट मेडिटेशन वगैरह ये है, तो बहुत से मतलब आप मेडिटेट करते हैं तो भी पेन कम हो जा रहा है, क्योंकि असल पेन का जो सेंटर है, फील तो हमको ब्रेन में ही होता है। तो ब्रेन के देखिए दो काम रहते हैं। ब्रेन के दो काम रहते हैं, एक होता है सोचना और एक होता है सीखना। अगर हमने सोचना बंद कर दिया, हमने सीखना बंद कर दिया, तो क्या होगा, जो नॉलेज हमारे पास है या जो बातें हमारी हैं हम उसी को सोचते रहेंगे। लेकिन अगर आप सीखेंगे तो न्यू फाइबर्स तैयार होंगे, न्यू कनेक्शन तैयार होंगे, और ब्रेन और बॉडी का कनेक्ट इंप्रूव होगा। तो ब्रेन जो है ना, उसको सोचने में मजा आता है। अगर आप लेट गए तो ये ऑटोमेटिक थॉट है, इसमें हमको ऐसा नहीं कि चलो आज मैं ये सोचूंगा, बल्कि एक सिस्टम शुरू हो जाता है और फिर वो चेन कई कई घंटे चलती है। तो ब्रेन जो है ना, वो उसको मतलब प्यार है एक तरह से सोचने से, वो इंजॉय करता है, वो थकता नहीं उसमें। लेकिन अगर आप उसको सीखने को दें वो चीजें, नई चीजें, जैसे खाना पकाना आता है और आपने नई डिश सीखे, तो वो कोई नया सीखना नहीं हुआ। लेकिन आप उसको कोई नया सीखने को देंगे तो ब्रेन उससे थकता है, क्योंकि उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, नए कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, नए नए वायरिंग करनी पड़ती है, तो उसमें एनर्जी लगता है, ब्रेन थक जाता है और उससे नींद भी आती है, लेकिन ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती है, हीलिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और ये इसका बहुत अच्छा तरीका यही है कि जो बड़े बड़े अस्कार दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि एक तो आप में तवक्कल अल्लाह होना चाहिए कि अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, अल्लाह ताला हमारे मसला को हल करने वाला है। और कोई भी बड़ा मसला, इतना बड़ा कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो सोचने से अच्छा हो जाए। है? कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो सोचेंगे तो अच्छा हो, उसको तो आपको एक्ट करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। तो सिर्फ थिंक करके तो कोई मसला आप हल नहीं कर सकते। तो सोचने से कोई मसला हल होता नहीं है, आपको उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन आप तभी कर पाएंगे जब आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे। और फिजिकली फिट आप तभी रहेंगे तब आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे। गुड एक्सरसाइज से ये होता है कि अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, उससे ब्रेन को भी न्यू न्यू वायरिंग, न्यू कनेक्शंस बनते हैं, ब्रेन भी फ्रेश होता है, और इस तरह से हम ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकल सकते हैं। और ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकले मतलब आपको नींद अच्छी आ रही है, आपको एसिडिटी नहीं हो रही है, आपको भूख निकलने लगी है, और आपका पेन भी कम हो रहा है। तो ये वो साइंस हैं जो एक्चुअल में स्ट्रेस कम होने की तरफ इशारा करते हैं। तो और एक और कंसेप्ट है इसके अंदर कि हमारे असल में स्ट्रेस, एक दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर हम कोई जिंदगी में एक मकसद लेकर चलेंगे ना, तो ये स्ट्रेस उससे और कम होता है। जैसे हम तहरीक से जुड़े हैं तो हमारे इकामत दीन हमारा एक मकसद है, लेकिन हमारे उसके छोटे छोटे मिशन भी हैं। तो आपका एक ऐसा मिशन होना चाहिए जो लाइफ लॉन्ग लग जाए उसको हासिल करने के लिए, जब वो आपको पूरी जिंदगी के लिए पुर जाए, तो उसको हम असल मिशन कहेंगे, ना कि छोटा छोटे मिशन। बहुत सी मरतबा ये होता है, गवर्नमेंट जॉब हमारा टारगेट रहता, अब गवर्नमेंट जॉब टीचर बन गए, खत्म, बाद में टीचर पढ़ाते ही नहीं। कई टीचर ऐसे जो ज्वाइन करे फिर उन्हें अच्छी टीचिंग ही नहीं करे, क्योंकि उनका मकसद जिंदगी था कि मुझे टीचर बनना है। वो टीचर बन गया, मकसद अचीव हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद तो जील ही खत्म हो जाता है। या बहुत से लोग रिटायर होने के बाद, क्योंकि अब आगे क्या करना है,
तो आपने देखा होगा कि रिटायर होने के पहले तो कुछ बीमारियां थी नहीं, जैसे रिटायर हुए एक के बाद एक बीमारियां शुरू हो गई है। तो ये भी हमारे को असल में, क्योंकि हमारी लाइफ का मिशन अचीव हो जाता है या मिशन खत्म हो गया तो भी बीमारियां आना शुरू होती हैं। तो आपकी जिंदगी में ऐसा मिशन हो जो कब्र तक आपके साथ रहे। तो और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक के साथ जुड़े रहने से आपको ये मिशन हासिल होता है। और ये हमारे इस लाइफ में स्ट्रेस को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्टैंडिंग, गुड डाइट, प्रॉपर स्लीप, जिक्र, मेडिटेशन, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे को फिट रखने में बहुत हेल्प करती हैं। और एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी को देता है, और हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड को क्रिएट करती है। सो होप मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बताया आपको, और जो मेरे जिम्मे पॉइंट्स दिए गए थे मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। वो आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर डॉक्टर खान साहब, आपने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में सेहत से मुतालिक हमारी रहनुमाई फरमाई। आपकी गाइडेंस से हमें न सिर्फ आगाही मिली बल्कि सेहत को बेहतर बनाने का शऊर भी हासिल हुआ। चलिए अब क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन शुरू करते हैं। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, इसलिए आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि अपने पर्सनल क्वेश्चन ना करते हुए जनरल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें ताकि हम सभी को उससे फायदा हासिल हो। किसी के अगर सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। जी मैंने पूछना था कि जैसे अगर हम मेरी एज 30 में था तो मुझे नी पेन स्टार्ट हो गया। मैंने वेट लॉस करके जो है सब कुछ किया, नी पेन कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है लेकिन फिर वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। एक्सरे वगैरह कराने से ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम आया है, 30 से स्टार्ट हुआ है एज। वेट लॉस करेंगे तो वेट तो मेंटेन नहीं रहता है, वापस से गेन हो जाता है, लेकिन ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। योगा स्टार्ट किया, जिम किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो इसका क्या सोल्यूशन है? नहीं देखिए, असल में क्या रहता है कि हमको पहले कॉज भी देखना चाहिए मोस्टली। जैसा मैंने आप पहले बताया कि पहले तो मसल को रिलीज, जैसे आपने वेट कम किया, बहुत अच्छी बात है कि इस वजह से नी पर लोड हम्म, कम आएगा। लेकिन आप हम्म, हमको क्या रहता है कि पूरी चेन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। सिर्फ नी है तो नी की एक्सरसाइज से नहीं होता है, बल्कि बैक, ग्लूट्स, नी और काफ, सारी ही एक्सरसाइजेस अगर हम पूरे करेंगे। लेकिन उसके पहले ये हम्म, पता करेंगे कि कौन सा मसल का वीकनेस या टाइटनेस ने इसको क्रिएट किया है। जनरली नी के ऊपर आप देखेंगे ना कि नी बॉल एंड सॉकेट जैसा जॉइंट नहीं है। हम्म, हाँ, नी जो है ना, उसमें मसल हड्डियां एक के ऊपर एक ऐसी रखी हुई है बस। तो वो उसको ना ओके, मसल का सपोर्ट गार्डिंग बहुत जरूरी है। तो अभी हमको देखना पड़ता है कि राइट साइड के जो बाहर की तरफ के मसल टाइट हैं, या अंदर की तरफ के हैं, या पीछे की तरफ के हैं, या सामने से हैं। क्योंकि वो उस तरफ से झुक जाता है। अगर अंदर की तरफ के टाइट है तो हड्डी इधर अंदर की एक दूसरे को लग जाएंगी। अगर बाहर की तरफ टाइट है तो बाहर की तरफ की हड्डी एक दूसरे को लगने लगती है, या वहाँ का स्पेस कम होता है। तो वो देख के फिर हम, ये कैसे पता करेंगे? हाँ, तो वो असेसमेंट करके पता चलता है ना। आपके एक्सरे से में भी बहुत कुछ गाइडेंस डॉक्टर्स को मिलता है। नहीं, और डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं वो सिर्फ आर्थराइटिस का बोलते हैं, कैल्शियम स्टार्ट करेंगे, पेन किलर दे देंगे, आगे का कुछ हाँ, नहीं बताते। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है, नहीं सबका यही पैटर्न रहता है। नहीं नहीं, उसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट को भी कंसल्ट कीजिए। और ओके। हाँ, और उसमें वही उनको भी देखिए कि वो फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा हो कि जो बैक, नी और हिप और एंकल सारी सारी कवर करे एक्सरसाइज में। जनरली क्या होता है कि नी के 3-4 एक्सरसाइज बता के छोड़ देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सर्जन तो चाहेगा कि कल ये पेशेंट हमारे पास नी रिप्लेसमेंट के लिए आए। सॉरी। ओके। एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर सर, इज इट सेफ टू टॉक व्हाइल वॉकिंग? इज इट सेफ तो, टॉक व्हाइल वॉकिंग, चलते वक्त बात करना कैसा है? हाँ, अगर आप गिरने का डर नहीं है तो आप कर सकते हैं ना। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किया है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज एंड वॉकिंग?
नहीं, बेस्ट टाइम तो जब आपके पास फुर्सत है, तब सबसे अच्छा बेस्ट टाइम तो वही है कि वॉकिंग और एक्सरसाइजेस जल्दी जल्दी में ना हो, बल्कि इत्मीनान के साथ हो। अगर आपको सुबह में बच्चों की तैयारी वगैरह करने में वक्त नहीं मिल रहा और आप जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करें तो वो सही नहीं है। जब भी आपके पास वक्त है फुर्सत से, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रिफर्ड टाइम तो मॉर्निंग ही रहता है, क्योंकि हम फ्रेश रहते हैं। लेकिन हर एक का लाइफस्टाइल अलग रहता है, तो बेस्ट टाइम तो वही है जब आपके पास वक्त है। लेकिन जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद थोड़ा कम से कम 10 एक मिनट वॉक कर लेना चाहिए रात में भी, क्योंकि वो वेट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा रहता है। और इसके पहले जो उन्होंने कहा था ना, वॉक कैसा करने होना, तो अगर ये ओवर थिंकिंग में अगर रहा ना किसी में, तो इस बातें करते हुए चलना ये ज्यादा अच्छा रहता है। उससे ये होता है कि बहुत सी बातें जो हम नहीं बोलना चाहते हम बोल देते हैं, और बातें करने में वॉकिंग पे ध्यान नहीं रहता है, तो ज्यादा वॉक भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया है सर, 50-60 का अगर एज है तो उसमें वेट कितना होना चाहिए? नहीं, उसके तो बॉडी मास इंडेक्स है ना, उसके लिए आपका हाइट से वेट जो है हाइट पे डिपेंड रहता है ना। कितना हाइट है उस हिसाब से वेट रहता है। तो आप अगर बीएमआई चेक कर लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा 20 से 22 बीएमआई रहना चाहिए। 18 से 22 है, लेकिन 20-22 बीएमआई रहने होना। तो अगर किसी का 5-7 हाइट है तो 60 के करीब वजन रहना, 60-65। जी। सिस्टर्स और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप पूछिए क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर मुझे ना लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है, तो डॉक्टर साहब ने सिर्फ बेल्ट दी है और बोले कि द बेस्ट सोल्यूशन इज improve your calcium supplements and do the exercises. So how तो can I deal with it? लेटरल इपिकॉन्डिलिस जो ऐसा टेनिस एल्बो भी बोलते हैं ना उसको आम लैंग्वेज में, तो इसका कॉमन रीजन होता है शोल्डर वीकनेस। असल में शोल्डर, अगर हमारे शोल्डर रोटेटर्स वीक रहे ना, तो रिस्ट मसल्स को एक्सेसिवली काम करना पड़ता है। तो रिस्ट मसल की स्टार्ट जो होते हैं वो लेटरल एपिकॉन्डाइल से होता है। तो वहां पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो असल में इसमें रेस्ट तो देना चाहिए। जो बेल्ट है वो जरूरी है, कैल्शियम सप्लीमेंट भी लेने होना, बट हमारे को शोल्डर को स्ट्रेंथन करना है और रिस्ट मसल को रिलैक्स करना है। तो शोल्डर स्ट्रेंथनिंग कीजिए, और पूरा लेटरल एपिकॉन्डाइल से लेकर रिस्ट तक के वो मसल्स है उसको थोड़ा हल्का मसाज करिए, उनको रिलीज कीजिए बेसिकली, और शोल्डर को स्ट्रांग बनाइए, तो ये इससे आप बाहर निकल सकते हैं। यास्मीन शेख इनका सवाल है कि अस्सलाम। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? जनरली 40-45, 40 के बाद है ना, प्रोटीन ले बड़ा डाइट में बढ़ा देना चाहिए। 40 के बाद, और 45 वगैरह हो गए तो साल में 2-3 महीने कैल्शियम सप्लीमेंट लेना, या एटलीस्ट आजकल जैसे कंट्री डिलाइट का एक प्रोटीन मिल्क आने लगा है, तो उसमें प्रोटीन भी रहता है और कैल्शियम भी रहता है, तो वो ले सकते हैं। या फिर आप जब 45 हो गए हैं तो साल में 3-4 महीने आप कैल्शियम लीजिए। 50 प्लस के बाद वो बढ़ा सकते हैं 2 महीने से 4 महीने। फिर 60s में तो हर दिन लेना चाहिए कैल्शियम सप्लीमेंट। बट बेहतर है कि आप डायटिशियन को कंसल्ट करके डाइट में उसको बढ़ाइए ज्यादा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डायरेक्टली सप्लीमेंट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, सलाम, पूछिए वालेकुम ना। सलाम जी। जी, मुझे बैक पेन इश्यू बहुत है, और D3 के मैं कंटिन्यू टैबलेट्स लिए हमने, उसके बाद भी आई एम नॉट फीलिंग वेल। एंड देन डी सोर्स, विटामिन डी सोर्स दैट कंटिन्यू विद द syrup also. Then also I'm not well. Still the back pain is there. At least half an hour I can't sit properly when there is a nashista and all. And later on you talk about the overthinking. So sir, overthinking is deliberately we can't avoid this.
because I'm handling a abnormal child. But still, I am, Alhamdulillah, we pray, we do everything. But why this overthinking doesn't stop, or whether it is overthinking relate to my back pain issue? Jazakallah khair. जी 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 देखिए, पहले तो एबनॉर्मल की वजह वो हम स्पेशल किड बोलना चाहिए। वो तो अल्लाह की तरफ से आप पर एक इम्तिहान भी है, और अल्लाह ताला आपको आसानी दे उसमें। दूसरा ये होता है कि ओवर थिंकिंग कभी भी हम जानबूझ के नहीं करते हैं। बेशक आपको पता नहीं कि आप लेटे हैं, इट स्टार्ट्स द थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसको हम ऐसा नहीं कि मैं आज ये सोचूंगा और फिर वो थिंकिंग हम उस पर करते हैं। तो हमारे को क्या देखना ये है असल में, कि उसको रोके कैसा। तो उसका आसान तरीका तो ये, जिसे मैं आप बताया था, कि यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू विच यू डोंट नो। तो वो आपको वो एक चीजें हैं कि ब्रेन को सीखना पसंद नहीं है, उसको सोचना बहुत पसंद है। तो आप सोचेंगे तो वो एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप सीख लेंगे कोई नई चीज जो आपको नहीं आता है, हाँ, तो उसमें क्योंकि उसको एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है, नए कनेक्शंस बनाना पड़ते हैं, तो वो ये उसमें वो थक जाता है, और पॉजिटिवली थकता है, और उससे नींद भी आती है। दूसरा ये होता है कि अगर आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे अपनी एक्सरसाइजेस में, और वॉकिंग रनिंग, तो इट सीक्रेट्स वेरियस हैप्पी हार्मोन्स, वो भी हमारा स्ट्रेस कम करने में हेल्प करते हैं। और रहा आपका बैक पेन का इशू, तो बैक पेन में असल में उसके बहुत से रीजन है। एक मैं ये कही, स्ट्रेस itself कोई पेन नहीं क्रिएट करता है, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है। आपको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम रहता है, और स्ट्रेस उसको दोगुना तिगुना कर देता है। तो अब आप, हो सकता है आपको बच्चे को उठाना बैठाना इसमें लोड ज्यादा हो आपका, और उसकी वजह से बैक पे लोड आता हो। तो आप एक बार देखिए कि मसल्स टाइटनेस कितना है, वीकनेस कितना है। कैल्शियम वगैरह एडेड है, दे विल नॉट क्योर इट। असल में दे आर दे जस्ट सपोर्ट इट। तो हमको जो हेल्थ रहता है ना, मैंने आपको कहा कि जैसा बॉडी एज ए यूनिट है, तो हमको सब चीजें करनी है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ करना है, आपको डाइट के लिए कुछ करना है, और साथ में एक्सरसाइज भी और रेस्ट भी। हाँ, स्लीप भी जरूरी है, उसके साथ रेस्ट भी जरूरी है। तो ये हम कंबाइन करेंगे तो उससे हम बाहर निकलते हैं, अदरवाइज ये लूप में अटक जाते हैं। जी, अगला कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये पूछना था, क्या बैक पेन के लिए एमआरआई करना जरूरी है क्या, अगर फिजियोथेरेपी के लिए चाहिए तो? और क्योंकि मैंने सुना है कि अगर ऑपरेशन कराना है तो ही फिजियो एमआरआई कराना चाहिए। नहीं, देखिए, पेन, सिंपल बैक पेन के लिए तो एमआरआई की जरूरत नहीं रहती है। हम एमआरआई में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे डिस्क बाहर आ गई होंगी और वो नस को दबा रही है, तो वो केस में एमआरआई करते हैं कि आपको पेन क्या है। पेन अगर चलने में, बैक पेन के साथ साथ पैरों में दर्द बढ़ते जा रहा है, और उसकी वजह से आपको बैठना पड़ रहा, तो फिर एमआरआई जरूरी है। लेकिन या पैर स्लिप में स्लिप वीकनेस। डिस्क का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। नहीं, तो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम आपको बगैर एमआरआई के समझेगा ही नहीं ना। ये तो हमारा कॉमन नोशन, हम बोल देते हैं कि स्लिप डिस्क हो गया है। स्लिप डिस्क कभी भी ऐसा बगैर इसके समय आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। एक्सरे पे भी कमेंट नहीं होता इतना आसानी से। ज्यादा आपको सिम्टम्स देखना है कि तकलीफ क्या है। बैक पेन है तो अलग बात है, बैक पेन के साथ पैर में दर्द है, लेकिन वो चलने में कम हो जा रहा है, तो भी वो साइटी का पेन नहीं है, मनके का पेन नहीं है। लेकिन अगर बैक पेन है और चलने में वो बढ़ते ही जा रहा, जितना आप चल रहे हैं पैरों में दर्द बढ़ रहा है, कभी कभी पैर में वीकनेस भी आ रही है, मुंगिया भी आ रही है, झुंझुनाहट हो रही है, तो फिर एमआरआई जरूरी है। या फिर वो ऐसा पेन है जो बहुत दिनों से आप इलाज करा रहे हैं फिर भी वो कमी नहीं हो रहा है, तो भी हम एक बार एमआरआई करके देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम हमारा सलाम। सवाल था कि अगर फैमिली में किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो एज ए फैमिली मेंबर हम उनको इससे बाहर निकलने में किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? जी, मैंने जैसा कहा कि एंजाइटी इटसेल्फ कम्स फ्रॉम ओवर थिंकिंग। क्योंकि घबराहट कब होती है, जब आप किसी चीज पे ज्यादा सोचेंगे। तो मोर नॉलेजेबल पर्सन, जैसा जो रहता है ना, जिसको ज्यादा नॉलेज है उसको ज्यादा टेंशन रहता है। तो आप जितना उस प्रॉब्लम पे थिंक करेंगे, उतना ही एंजाइटी और घबराहट बढ़ेंगी। इंगेज रखना ब्रेन को पॉजिटिवली। तो नेगेटिव इंगेजमेंट इज ओवर थिंकिंग, पॉजिटिव इंगेजमेंट इज लर्निंग। लर्निंग है, जिक्र है, तवक्कल अल्लाह है, एक्सरसाइजेज है, और डाइट है। ये सब चीजों से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। मेडिसिन का रोल बहुत कम रहता है। जितने भी मेडिसिन देते हैं ना, वो ज्यादातर ब्रेन को स्लो डाउन करती है, बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, और सिडेटिव रहते हैं। और दूसरा है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको थोड़ा मायूब समझते हैं, लेकिन आप काउंसलिंग करके ना वो कॉज ऑफ ओवर थिंकिंग फाइंड आउट कर सकते हैं।
कौन से मसले को लेके वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो आप वो भी एक बार किसी साइकोलॉजिस्ट से, इंस्टेड ऑफ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से आप काउंसलिंग भी सोच सकते हैं। जी जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे को मैं 36 ईयर की हूँ, और मेरे को अभी 6 मंथ पहले आर्थराइटिस हुआ है, आर ए का, आर इफेक्टिव। अभी मेरा है ना लेफ्ट हैंड थोड़ा फोल्ड होने लग गया है, और है ना मतलब बहुत पेन रहता है, रात में बहुत शदीद रहता है, और सुबह जब उठती हूँ तो मेरे से मतलब और टाइम कुछ उठाया नहीं जाता है, कुछ पकड़ा नहीं जाता है। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आपको एक ही हाथ हम्म, पे हो रहा है अभी कि सब हाथ में हो रहा है? दोनों हाथ में दर्द रहता है, पर जो लेफ्ट हैंड का जो वो आर्म का जो कोनी वाला हिस्सा है ना, वो थोड़ा फोल्ड होने लगा है। दिन में काम कर सकती हूँ आराम से, पर सुबह और रात के टाइम इसमें बहुत शदीद दर्द रहता है कि मेरे को वो पट्टे से बांध के या पेन किलर या फिर आपने लेना रिमेटोलॉजिस्ट पड़ता है। से, रिमेटोलॉजिस्ट को दिखाया आपने? मैंने आयुर्वेद की दवा चालू की थी, उसमें मेरे को है ना पहले पैरों में था तो उसमें आराम हुआ, फिर उंगलियां फोल्ड होने लग गई थी, वो खुल गई। अभी जो ये शोल्डर और जो लेफ्ट साइड की कोनी है ना, वो पहले से कम हो गई, पर बहुत ज्यादा फोल्ड हो गई थी, पर इसमें अभी बहुत तो ज्यादा पेन इसमें रहता है। देखिए, इसमें ना रिमेटोलॉजिस्ट का रोल है अच्छा। आप पहले वो भी मेडिसिन के साथ आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए। अच्छा। काफी डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं ऑप्शन में, बहुत अच्छे अच्छे हैं मेडिसिन अभी तो, काफी एडवांस आ गए हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ भी देते हैं और कंडीशन को काफी हद तक कंट्रोल में भी रखते हैं। तो आप वो रिमेटोलॉजिस्ट को, किसी अच्छे रिमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। ऑर्थोपेडिक के जी। बजाय रिमेटोलॉजिस्ट का केस है आपका, आप उनको कीजिए और उसके बाद एक्सरसाइजेस कीजिए। एक्सरसाइज कौन सी कर सकते थे इसमें? नहीं, पहले रिमेटोलॉजिस्ट को करके आपको ना इन्फ्लेमेशन वगैरह कंट्रोल में लाना पड़ेगा और फिर एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा। जी सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा ये सवाल था कि मेरी एज 41 ईयर है, और मुझे कोंड्रोमालेशिया ग्रेड 4 है, तो ये दवाइयों से ठीक हो जाता? हाँ, दवाई के साथ एक्सरसाइज भी करना चाहिए। बेसिकली कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला क्वाड्रिसेप्स की ओवर एक्टिव की वजह से होता है। क्वाड्रिसेप्स टाइट रहते हैं तो उसकी वजह से जल्दी होता है, और पटेला घसने लगता है। तो हम वो क्वाड्रिसेप्स को रिलीज करेंगे, पॉप्लिटेस जो नी के पीछे एक मसल रहता है वहां पे भी आपको स्वेलिंग दिखेगा। ये जी। रिलीज करके फिर एक्सरसाइजेस के साथ में मेडिसिन आप ले सकते हैं। पेन किलर जी। अवॉइड कीजिए, पेन किलर नहीं लेना, वो जी। प्रॉब्लम नहीं, पेन बढ़ाता ही किलर है। नहीं लेती ज्यादा जी। हाँ, बट एक्सरसाइज में पहले रिलीज कीजिए उसको, टाइट मसल्स को, और फिर स्ट्रेंथनिंग कीजिए। और साथ में अच्छा थोड़े अच्छा। प्रिकॉशन, जैसे स्टेप्स चढ़ना उतरना जहां तक हो सके अवॉइड करना। वॉकिंग कर जी। सकते हैं आप, बट स्टेप्स चढ़ना उतरना अवॉइड कीजिए। अच्छा। और और कमोड ये का अभी इस्तेमाल कीजिए। सर्दी जब से बढ़ी है तो तकलीफ मेरी ज्यादा सर्दी में बहुत बढ़ जाती है। अब ये जॉइंट पेन ठंड में बढ़ता है। जी, मतलब जो नी में है ना, मेरे लेफ्ट वाली नी का है वो, एमआरआई किए थे तो उसमें आया था। वैसे तो दोनों भी घुटने दुखते हैं, लेकिन लेफ्ट वाले में ज्यादा तकलीफ है, तो जी, सर्दियों में बहुत तकलीफ बढ़ जाती है। हाँ हाँ, सर्दियों में जनरली जॉइंट्स के टाइट होते हैं ना ज्यादा, जी। तो मसल्स टाइट होते हैं, तो अकड़न की वजह से सर्दियों में पेन बढ़ता है। तो उसके लिए ही ये है कि आप थोड़ा रिलीज करें ना, थोड़ा उसको हल्का मसाज करें, गर्म रखें जॉइंट को, जी। तो पेन कम। तो ऑपरेट की जरूरत नहीं रहती ना, मतलब दवाइयों से भी हो जाता है ना इसका फायदा? हाँ, ये मैनेज होता है। अभी ग्रेड 4 हो गया है, मतलब ये लास्ट स्टेज हो गया ना। जी, तो लास्ट। इसमें, हाँ, इसमें वैसे भी ऑपरेशन में मतलब ऐसा कोई रिप्लेसमेंट तो होता नहीं है। सिर्फ अच्छा। जो पटेला पे जो एक्सेसिव बोन ग्रोथ हो जाती है ना, जी। ऑस्टियोफाइट्स वगैरह बन जाते हैं, तो उसी को रब करते हो, घस के वो रहता हुआ, बस इसे स्मॉल प्रोसेस, बेसिकली बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं रहता। अच्छा। ठीक है, शुक्रिया सर, एक जजाक। सिस्टर का सवाल आया है कि 60+ एज से पैर की जो उंगलियां होती है वो टेढ़ी होने लगती है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, सबके नहीं होती है ना ये तो कुछ प्रॉब्लम रहेगा इस वजह से होती है। जनरली हिप में रोटेशन रहा ना ज्यादा, तो पैर, क्योंकि हमारा बॉडी सीधा दिखना चाहती है, तो अगर हिप हमारा रोटेटेड रहा बाहर की तरफ, तो पैर अंदर की तरफ आते हैं, और फिर उंगलियां थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हैं। तो ये बॉडी का ये रहता है कि वो सीधा दिखने के लिए फिर जॉइंट में करेक्शंस होना शुरू होते हैं।
तो रिवर्स रहता है, उंगलियां बाहर की तरफ हो रही हैं तो नी अंदर की तरफ आता है, तो हिप बाहर की तरफ जाता है। तो ये कि चेन रहता है। तो सभी को नहीं होता ये, तो जिनमें प्रॉब्लम है उन्हीं को होगा। अस्सलाम वालेकुम उमर सर। वालेकुम सलाम। मिसेस पठान बोल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास ट्रीटमेंट कराए माशाल्लाह से बहुत प्रोग्रेस है। सब बहनों को सुनाने के लिए मैंने जानबूझकर की बात की अभी। जी और जज़ाकल्लाह। चलने, हाँ, मिसेस बेबीनाज पठान। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी 1 घंटा पौना घंटा तक वॉक कर लेती हूँ। और आपके राय मशवरे से मतलब आपके ट्रीटमेंट से बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क हुआ है। तो मतलब मेरा एक सवाल अभी ये था आपसे, क्या वो जो कैल्शियम के बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो एक्सेसिव कैल्शियम की टैबलेट्स लेने से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बहनों पे वगैरह मतलब हो सकता है क्या? मतलब एक्सेसिव कैल्शियम की टैबलेट्स? हाँ देखिए, हाँ जी। आपने एक्सेस जो है ना होने को बहुत, यानी जो 60 kg की देते हैं ना वंस इन अ वीक, जी। वही दवाइयाँ अगर आपने बहुत ज्यादा खाई तो एक्सेस होता है। लेकिन जो डेली के जो देते हैं ना, तो जनरली हाँ उसमें जी। 1000 यूनिट ही रहता है। हाँ जो जी। हमारा हाँ। डेली रिक्वायरमेंट है वो 1100 का है। तो डेली डेली। लेने से नहीं होता एक्सेसिव डोज। वो हाँ। वंस इन अ वीक जो 60 की रहती है, जो हाँ साठ जी। हजार यूनिट रहते हैं, वो हाँ। अगर आप ज्यादा खा लेते हैं, एट हाँ। से 8 से 10 हफ्ते का ही वो कोर्स रहता है, साल में एक बार। हाँ। वो हाँ। ज्यादा खा हाँ। लिए तो इन सम केसेस वो किडनी स्टोन वगैरह हो सकते हैं, बट नॉट इतना। लेकिन वो एक है, वो नहीं हाँ। लेना चाहिए इतना। अच्छा, तो फिर डेली का जो है वो लिए तो फिर वो ज़्यादा बेटर है मतलब वो मेरे ज्यादा से। बेटर लॉन्ग टर्म के लिए वो सेफ है, क्योंकि उसमें डेली रिक्वायरमेंट से वो कम रहता है, बाकी का आपको खाने पीने से ही उसको कवर अप होता है। तो उसमें हुँ। एक्सेसिव होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अच्छा, अभी हमारे बहनों के लिए मतलब एक पूछना चाहूँगी मैं यहाँ पे, क्या जैसे कि अभी कुछ सिस्टर हमारे पूछ रहे थे, बता रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि एनआईवीएमएस सर की क्लिनिक है और मैंने खुद उनकी पेशेंट हूँ, मैंने उनसे ट्रीटमेंट ली है। और इसके पहले मैं डॉक्टर इलेक्ट्रिक वाला वगैरह मतलब अच्छे-अच्छे डॉक्टर की, लेकिन सर के पास में जो मुझे मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रीटमेंट मिला है, वो बहुत बढ़िया है। कोई भी बहन हमारी जो बता रहे थे, अभी तो रिपोर्ट लेकर उनके पास जाए और उनसे राब्ता कीजिए, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका नॉलेज भी माशाल्लाह से बहुत बढ़िया है। और सर एक एक सवाल है मेरा आपसे, क्या ऐसे ज़रूरी है क्या कि जो आपके पास में जो बाकी के जो ये है जैसे क्या ट्रैक्शंस ये वो लेना ज़रूरी है क्या? क्या सादे मतलब गाइडेंस के लिए आप ऐसा भी मतलब करते हैं मतलब रिपोर्ट्स वगैरह देख कर के? वो हाँ हाँ, वो ऐसा तो हो सकता है क्या? हाँ, हाँ। जी जी जी। हाँ, हाँ। डिपेंड्स कर ना, उनको प्रॉब्लम क्या है, कितना है वो हाँ, हिसाब। मतलब गाइडेंस भी हो थोड़ी बहुत, मतलब आपका जो हाँ हाँ। आप जो बताते हैं वो एक्सरसाइज 100% वो तो काम ही करते हैं मतलब 100%, 125% मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जब हमको स्ट्रेस वालेकुम। आता है तो कैसे पहचाने हम? डबल से बोलिए आप। अच्छा। स्ट्रेस जब हमको आता है सर ना, चले गए क्या? तो तो कैसे पहचाने कि स्ट्रेस आया है बहुत? तो मैं आपको बताया ना, हेलो। 4 चीजें हैं। नींद का नहीं आना, है ना। दूसरा एसिडिटी बहुत होना। तीसरा है भूख का नहीं लगना। और रात में दर्द होना, या बहुत सारी जगह पे दर्द होना। तो यही साइन है स्ट्रेस के, फिजिकल साइन। सर जल्ला 7-8 कलाऊ ईयर कैब से टू ऑल द थायराइड है। सिस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी मेरा सवाल है, जी। सर ऐसा तो मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं था, लेकिन अभी जैसे ठंडी होती है तो हाथ पैर ऐसे सुबह सुबह ना नम हो जाए, ऐसे सूजन जैसी लगती है तो हाथ पैर में। अब मुझे ना पेट में सब दर्द था, तो मैं टेस्ट करवाई थी सोनोग्राफी वगैरह 2-3 महीने पहले। तो लीवर पे फैटी लीवर बोल के उन्होंने डायग्नोज किया कि फैटी लीवर है। तो लीव 52 वो टैबलेट सजेस्ट किया था खाने। तो कब तक मैं कंटिन्यू करूँ, ऐसा उन्होंने सर, सब मैंने खाया है लेकिन अभी तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अभी भी ऐसे सूजन वगैरह है, तो ऐसा कुछ जैसे घर का कोई खाना या कोई सप्लीमेंट ऐसे है जो मैं कर सकती हूँ? नहीं देखिए, फैटी लिवर रिवर्सिबल रहता है स्टेज 1 2 तक के भी। आप क्योंकि लीवर में रीजनरेटिंग कैपेसिटी है, तो आप डाइट को प्रॉपर लीजिए। हम्म। तो सोनोग्राफी करते रहने का, साल में एक आध बार, तो आपको उसमें चेंजेस दिखाई देंगे। तो जब आपको लगा कि अब लीवर काफी ये रिकवर हो लीव गया है, 52। तो
जी जी, मेडिसिन तो ली 50 तो सेफ है आप लोग को लेने के लिए, कितने भी ले सकते हैं, जब तक कि आपको लीवर में चेंजेस ना मिले आपको लीजिए। और नमनेस वगैरह आना जो हाथ में सुबह में है, तो साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और B12 भी। तो आप वो भी चेक करा लीजिए अगली बार कि विटामिन B12 कितना है, कम है। B12 की वजह से हाथ पैर में मुंगे आती है, सुनपना भी आता है। खैर, टू ऑल दी सिस्टर्स, हम ओवर टाइम हो चुके हैं, इसके लिए यहाँ पे रुकना हो रहा है। हम हमारे मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी बिजी स्केड्यूल में भी हमारी रहनुमाई फरमाई और ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए। अगर किसी के कोई पर्सनल क्वेरीज वगैरह होंगे, कुछ इश्यूज होंगे, तो आप विदा स्पाइन क्लिनिक से राब्ता कायम कर सकते हैं। मैं आखिर में डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, और अपनी पूरी टीम, JH की टीम, तमाम माविनी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनके ताउन के बगैर ये वेबिनार मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस प्रोग्राम को हम सबके लिए नफा बख्श बनाए और हमें आमीन। सेहतमंद जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ मैं प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।